हेलो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का जियोग्राफी का चैप्टर 2, जिसमें हम कवर करने वाले हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज क्या होता है। रिसोर्सेज उससे कहते हैं जो कि ह्यूमन नीड को फुलफिल करता है। एंड देन हमने पढ़ा था सॉइल्स रिसोर्सेज के बारे में कि सॉइल जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है। वैसे ही आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो ये हमारे लिए रिसोर्सेज कैसे हैं। तो फॉरेस्ट जो होता है उससे हम ऑक्सीजन गेट करते हैं, फूड गेट करते हैं। तो एक तरीके से जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज होता है। एंड देन की वाइल्ड लाइफ जैसे कि एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, तो ये भी जो है एक तरीके से इकोलॉजिकल जो है उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। तो ये जो फॉरेस्ट है एंड देन की ये जो वाइल्ड लाइफ है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है। ये एक तरीके से जो इन्वायरमेंट में स्टेबिलिटी है उसको प्रोवाइड करते हैं। फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एंड देन की जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक तरीके से सॉइल में न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आ जाता है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, मीन्स कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। जैसे कि एलिफेंट हो गया, एक तुम्हारा छोटा से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, हॉर्स हो गया, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। तो इस डाइवर्सिटी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। एंड देन कि ये जो डाइवर्सिटी है ना, और ये मान लो कि जो पेड़ पौधे हो गए, ये एनिमल्स हो गए, ह्यूमन हो गए, एक तरीके से क्या क्रिएट करते हैं, इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। तो ये इकोसिस्टम क्या होता है, तो इकोसिस्टम इज़ अ geographical area where plant, animal and other organism interact with each other and with their physical environment। तो इकोसिस्टम का मतलब याद रखना कि इकोसिस्टम हम उससे बोलते हैं जहाँ पे एक जो तुम्हारा एरिया है ना, ये एरिया हो गया, वहाँ पे जो जीव जंतु रहते हैं ना, वो तो एक दूसरे पे डिपेंड रहते ही रहते हैं, उसके साथ साथ वहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना उस पे भी डिपेंड करते हैं। तो ये जो फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या आ सकता है, जैसे सॉइल हो गया, क्लाइमेट हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, कि ये जो है ना तो इस पे भी इनका जो लाइफ होता है वो डिपेंड होता है। जैसे मान लो वाटर है, उससे इन्हें फूड मिलता है, पीते हैं पानी जिंदा रहने के लिए। सॉइल एक तरीके से फॉरेस्ट को ग्रो करने में सपोर्ट करता है। एंड देन ऑल्सो कि ये एक दूसरे पे भी डिपेंड होते हैं। जैसे मान लो टाइगर है, वो किस पे डिपेंड रहेगा, डियर पे डिपेंड रहता है फूड के लिए। तो इस तरीके से जो ये एक वेव चल रहा है ना, जैसे टाइगर डिपेंड किस पे, डियर पे, डियर किस पे डिपेंड है, ट्रीज पे, ट्रीज हो गया, इसको चाहिए सनलाइट, एंड देन कि सनलाइट में वो फूड खुद से जनरेट करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। नेक्स्ट हमारा ह्यूमन इंटरडिपेंडेंट विथ इकोसिस्टम। तो हम जो ह्यूमन है ना वो भी बस एक पार्ट है, वन पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम। मीन्स कि हम भी एक तरीके से डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए इस इन्वायरमेंट में, इस इकोसिस्टम में। जैसे मान लो ये ट्रीज़ है, इससे हम ऑक्सीजन गेट करते हैं, फूड गेट करते हैं। और मान लो एक छोटा से छोटा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, हेल्प करता है हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में, जिससे हम ब्रीथ कर पाते हैं। एक तरीके से जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको पॉल्यूशन फ्री रखता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड देन वी डिपेंड इंटायरली ऑन दिस सिस्टम फॉर बेसिक सर्वाइवल नीड, द एयर वी ब्रीथ इटीसी। तो यही बात है कि जो ह्यूमन है ना ये एक कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम है, उसका एक पार्ट है। एंड देन की एक ट्री से लेके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उस पर हम डिपेंड रहते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट क्या आ जाता है, अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइकल न्यूट्रिएंट एंड हेल्प क्लीन द एनवायरनमेंट। तो एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी अपना कुछ ना कुछ डिनोट कर रहा है, वो भी क्या करता है, रिसाइकल करता है न्यूट्रिएंट एंड हेल्प करता है क्लीन द एनवायरनमेंट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, क्लीन करता है एनवायरनमेंट को। अगर मान लो ये छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना रहे हैं
तो फिर ये जो डेड बॉडीज़ है उसको डिके करने में हो गया, या फिर मान लो कि जो पत्ता होता है उसको ये डिकम्पोज करते हैं जिससे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो इनका भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फॉरेस्ट आर कंसीडर प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो इसका क्या मतलब है प्राइमरी प्रोड्यूसर? तो इस जो हमारा एक इकोलॉजिकल सिस्टम है इसमें फूड सबसे पहले कौन बनाता है? तो वो होता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट ही जो होता है ना, सनलाइट में फूड बनाता है, एंड देन खुद से जो है फूड बनाता है, जिसको मान लो डियर हो गया वो खाता है, एंड देन फिर ह्यूमन खाता है, फिर मान लो डियर को टाइगर खाता है। तो फर्स्ट जो फूड जनरेट करने वाला जो एक बेस हो गया वो कौन होता है? फॉरेस्ट। एंड देन की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सबके सर्वाइवल के लिए। तो अब बात करेंगे हम फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। तो ये फ्लोरा एंड फौना का मतलब क्या होता है? तो फ्लोरा मीन्स होता है जैसे प्लांट वगैरह हो गया उसको हम बोलते हैं फ्लोरा, एंड जो ये फौना है उससे हम डिनोट करते हैं जो एनिमल्स होते हैं उसको। तो अगर फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो इंडिया तो इस मामले में बहुत ही रिच है। इट पोजेस नियरली 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज फाउंड इन द वर्ल्ड। तो इतना ज़्यादा स्पेसीज यहाँ पे क्यों पाया जाता है? क्योंकि अगर यहाँ पे तुम क्लाइमेट देख सकते हो तो हर जगह डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे हिमालय रीजन में चले जाओ तो वहाँ पे एक तरीके से पहाड़ी इलाका है, रेनफॉल ज़्यादा होता है। फिर से डिज़र्ट एरिया हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो रेनफॉल्स होते हैं, टेम्परेचर होते हैं, वो इम्पैक्ट करते हैं, एंड देन कि जिसके कारण डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरीके के स्पेसिस पाए जाते हैं। और इसलिए जो इंडिया रिचेज है कंट्री इन टर्म ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एनिमल एंड प्लांट विच आर यूनिक इन योर एरिया। तो क्या होता है कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं ना वो सिर्फ एक पार्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एंडेमिक स्पेसिस। जैसे मान लो कि नीलगिरी ताहार है, वो बस वेस्टर्न घाट में ही मिलता है और कहीं भी नहीं मिलता है। तो वैसे जो एक सिर्फ पार्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं और कहीं भी नहीं मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीसीज। तो ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो कि एक पार्टिकुलर एरिया में मिलते हैं, उसमें भी इंडिया जो है रिच है। और फिर बात करें मैनी स्पीसीज आर सो इंटीग्रेटेड इनटू आवर लाइफ। तो इसका क्या मतलब है? ये डिनोट करता है कि बहुत सारे जो स्पीसीज होते हैं ना वो हमारे लाइफ से जुड़े होते हैं। जैसे मान लो काउस वगैरह को ले लो, उससे हम मिल्क गेट करते हैं। सिप हो गया, उससे वूल वगैरह मिलता है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड है ये हमारे डेली लाइफ से। अब बात करेंगे हम ट्रेड टू बायोडाइवर्सिटी। ट्रेड का मतलब क्या हो गया कि इनके ऊपर खतरा, जो ये हमारे बायोडाइवर्सिटी जो है, जो डिफरेंट डिफरेंट के स्पेसीज मिलते हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा होना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ऑफकोर्स ये जो जानवर वगैरह हैं इनके हड्डियाँ हो गई, उससे मेडिसिन वगैरह बनाना हो गया, या फिर इनके जो दांत हो गए बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। इनके जो स्किन होते हैं उससे लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, ट्रेड करते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि ये डिक्लाइन होते जा रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? ट्रेड। तो ज़रूरी क्या है कि इसको कंजर्व करना, कि अगर ये डिक्लाइन हो जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा ही खराब होगा हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी के लिए। क्योंकि हर एक जो स्पेसिस है वो अपना एक रोल प्ले करता है। मान लो जैसे टाइगर है, टाइगर जो है डियर को खाता है। अगर टाइगर ख़त्म हो जाएगा तो डियर जो है वो ट्रीज़ खाती है, तो फिर उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एंड देन कि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रीज़ वगैरह पत्ते वगैरह खाएंगे। तो फिर इस तरीके से ट्रीज़ जो होगा उनकी संख्या डिक्लाइन होगी, पत्ते वगैरह खा जाएंगे। तो उससे क्या होगा? तो उससे ये हुआ कि हमें जो ऑक्सीजन चाहिए होता है, हमें जो फूड चाहिए होता है ट्रीज़ से, उसमें फिर डिक्लाइन होगा। एंड देन मान लो जैसे बीज हो गए, मधुमक्खी जिसको बोलते हैं हम, तो वो क्या करते हैं? पॉलिनेशन करते हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर स्टिग्मा जो है वो पहुंचाते हैं, जिससे ये रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, सीड फ्रूट जनरेट कर पाते हैं। अगर मान लो बीज की संख्या डिक्लाइन हो जाएगी तो ये चीज़ कैसे होगा? ये जो मान लो ट्रीज़ वगैरह है वो रिप्रोड्यूस कैसे करेगा? तो अगर ये बायोडाइवर्सिटी को ट्रेड होगा तो ये जो हमारा बैलेंस है वो बहुत बिगड़ जाएगा, और ये सही नहीं है इकोसिस्टम के लिए। तो ज़रूरी है कि इन चीज़ को कंज़र्व किया जाए। तो हम 3 तरीके से इसे
कंज़र्व करते हैं। एक तो पहला हो जाता है कि स्पेसीज़ जो हमारा है उस चीज़ को कंज़र्व करना, फिर जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको कंज़र्व करना एंड देन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंज़र्व करना। तो ये स्पेसिस डाइवर्सिटी क्या है? तो ये तुम देखते हो जैसे बहुत सारे जीव-जंतु हो गए, प्लांट्स हो गए, तो ये जो होता है वो डाइवर्सिटी होता है। जैसे एलिफेंट हो गया, एक जिराफ हो गया, तो ये एक स्पेसिस है जिसको कंज़र्व करना। अब मान लो जैसे डॉग, डॉग जो हो गया एक स्पेसिस है, ठीक है? डॉग में भी बहुत सारे होते हैं, जैसे लैब्राडोर होता है, बुलडॉग होता है और भी बहुत सारे नाम होते हैं। तो ये जो बहुत सारे नाम है ना, ये होते हैं इनके जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो डॉग जो हो गया एक स्पेसिस हो गया, इसके अंदर जो लैब्राडोर है, बुलडॉग है, ये इसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गया। अब मान लो जैसे टाइगर है, टाइगर तो एक स्पेसिस है, उसके अंदर भी बहुत सारे सब स्पेसिस होते हैं, जैसे बंगाल टाइगर हो गया, साइबेरियन टाइगर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा जेनेटिक डाइवर्सिटी, और टाइगर जो एक है वो स्पेसिस हो जाएगा। अब बात करते हैं हम, तो हमने देख लिया कि स्पेसिस डाइवर्सिटी क्या होता है एंड देन उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है। अब बात करते हैं हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? ये जो डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम्स होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम जहाँ पे ये हमारे ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं या फिर एनवायरनमेंट पे। तो ये जो एनवायरनमेंट है ना वो डिफरेंट होता है हर प्लेस का। जैसे मान लो डिज़र्ट एरिया में जाओगे तो डिज़र्ट का एनवायरनमेंट कैसा होता है? डिज़र्ट का एनवायरनमेंट थोड़ा सा गर्म होता है, टेम्परेचर हाई होता है, रेनफॉल कम होता है। तो उसके वहाँ के अगर स्पीशीज़ और प्लांट भी देखोगे ना तो वो भी डिफरेंट होते हैं। जैसे कैक्टस वगैरह मिलते हैं एंड देन कैमल हो गया, उनके फीचर्स अलग होते हैं, जैसे कि स्टोर कर पाते हैं वाटर, बहुत टाइम तक बिना वाटर के भी रह पाते हैं। अब जैसे मान लो वेस्टर्न घाट में देख सकते हो, वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ के ट्रीज़ भी अलग अलग पाए जाते हैं, जो कि वहाँ का जो क्लाइमेट है तो उस पे ही सर्वाइव कर पाते हैं। तो वो जो इकोसिस्टम है ना एक तरीके से उनका हैबिटेट के रूप में भी काम करता है। तो मान लो ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को जब हम बचाएंगे तभी तो हमारा ये इकोसिस्टम जो है वो बच पाएगा, मीन्स कि हैबिटेट जो है वो बच पाएगा, और वहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्पीसीज मिलते हैं वो भी बच पाएंगे। तो हमने ये समझ लिया। तो इस चैप्टर में हमने क्या समझा, एक ओवरव्यू देखते हैं कि फ्लोरा मीन्स हो गया तुम्हारे ट्रीज वगैरह एंड फौना मीन्स एनिमल्स हो गए, ठीक है। और फिर बात किया है कि वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो अगर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात आएगा तो ये याद रखना कि इंडिया भी जो है वो इस चीज़ में रिच है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ये जो स्पेसीज़ है टाइगर वगैरह हो गया बहुत ज़्यादा ही पाया जाता है। मीन्स कि एक तरीके से परसेंट में भी देख सकते हो 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज फाउंड इन द वर्ल्ड। और फिर एक याद रखना कि कुछ जो प्लांट एंड एनिमल होते हैं ना यूनिक होते हैं, एक पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं एंडेमिक, एंडेमिक स्पेसीज, ठीक है। एंडेमिक एनिमल बोल सकते हो एंडेमिक। और फिर बात करेंगे कि ये हमारे लाइफ से काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड होते हैं, मीन्स कि हम इनसे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होते हैं। मिल्क वगैरह हो गया या फिर पॉलिनेशन हो गया, कैमल से वूल वगैरह लेना हो गया, तो हम इन हमारी लाइफ जो होती है ना एनिमल से काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज से काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड होती हैं। फिर बात करेंगे ट्रेड। तो ट्रेड का तुम खुद से भी देख सकते हो कि लाइक जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है तो जंगल वगैरह काटे जा रहे हैं, इनके जो हैबिटेट है वो लॉस हो रहा है, तो इनके लिए एक खतरा है। फिर से पॉल्यूशन हो गया, तो पॉल्यूशन की वजह से फिश वगैरह हो गए तो पॉल्यूशन की वजह से मर रहे हैं, जिससे इनकी संख्या डिक्लाइन हो रही है। फिर क्या आ जाता है कि इनके जो स्किन्स होते हैं, इनके जो हड्डी होते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन वगैरह होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये महंगे होते हैं, लेदर वगैरह बनाया जाता है, तो जिसकी वजह से इनको पोचिंग किया जा रहा है, मारा जा रहा है, जिससे इनकी संख्या डिक्लाइन हो रही है। तो एक तरीके से ये ट्रेड है बायोडाइवर्सिटी के लिए। क्यों? क्योंकि अगर एक ही जानवर को तुम मारोगे और उसकी मान लो कि संख्या ही नहीं बढ़ेगी तो वो ख़त्म हो जाएगा ना। अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो जो हमारा इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी है वो भी ख़त्म होगा। हमने देखा कि कैसे हर एक चीज़ जो है ना दूसरे चीज़ पे
डिपेंड करती है। जैसे मान लो टाइगर है, डियर को खाता है, तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। अगर टाइगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर डियर की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर उसको कोई खाने वाला नहीं होगा, तो एक तरीके से वो ट्रीज़ बहुत ज़्यादा खाएँगे। तो जो बैलेंस बना हुआ है ना, वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ये जो एक हमारे अर्थ पे जो बैलेंस है, उस चीज़ को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि हर एक जीव एक अपना रोल प्ले करता है। जैसे मान लो बीज़ हो गए हैं, पॉलिनेशन करते हैं, जिससे कि ट्रीज़ जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ज़रूरी है कि हम इनका कंजर्वेशन करें। जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है, जैसे ये टाइगर है एक स्पीशीज़, जैसे ये एलिफेंट है, तो ये जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है ना, उस चीज़ को कंजर्व करना। फिर जेनेटिक क्या हो जाता है कि उसी में मान लो कि एक डॉग स्पीशीज़ है, उसी में अगर उसका जो सब स्पीशीज़ है, जैसे लैब्राडोर और बुलडॉग वगैरह, टाइगर में बंगाल टाइगर, साइबेरियन टाइगर, तो ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना, उस चीज़ को भी कंजर्व करना। फिर आ जाता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम है, जो एक तरीके से हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, उस चीज़ को भी कंजर्व करना। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। तो अब हम बात करेंगे नेशनल प्रोटेक्शन इफ़ेक्ट। तो हमने देखा कि वाइल्ड लाइफ जो है हमारा, बायोडाइवर्सिटी जो है, उसका प्रोटेक्शन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो ये जो एक्ट है, ये एक तरीके से जो हमारे स्पीसीज है उनको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। स्पीसीज एंड ऑल्सो उनका जो हैबिटेट है उसको एक तरीके से लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मीन्स कि पहले जैसे तुम ट्रेड कर पाते थे इजीली, किसी भी जानवर को मार पाते थे, अब तुम नहीं मार पाओगे, क्योंकि अब यहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन है। जैसे तुम किसी इंसान को मारते हो तो तुमको फांसी की सज़ा हो जाती है, जेल हो जाता है। तो वैसे ही अगर अब तुम हंटिंग करोगे किसी एनिमल का, तो अब तुम्हें जेल भी हो सकती है एंड देन की पेनाल्टीज भी भरने पड़ सकते हैं। तो ये जो एक्ट है ये याद रखना, बिकॉज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है वाइल्ड लाइफ को लेकर। तो इसका गोल क्या है, प्रोटेक्ट करना हैबिटेट, मीन्स कि उसके हैबिटेट को भी प्रोटेक्ट करना। जैसे कि अननेसेसरीली अब तुम ट्रीज़ वगैरह को भी कट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये रिलेटेड है, ये जानवरों से रिलेटेड है उनका हैबिटेट। अगर हैबिटेट खतरे में होगा तो जानवर भी खतरे में होंगे, इसलिए इसका एक ये भी गोल है कि उनका जो हैबिटेट है उसको भी प्रोटेक्ट करना। एंड सर्वाइविंग पॉपुलेशन ऑफ इंडेंजर स्पीसीज। तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होते हैं, तो क्या होता है ना कि ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें ना डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू इस पॉपुलेशन। जैसे वर्नरेबल है, तो वर्नरेबल जो है मीन्स कि अभी चलो वो उतना ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं है, बट डिक्लाइन में है, इसको भी सेव करना है। फिर आ जाता है कि इंडेंजर, इंडेंजर मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन जो है वो अब डिक्लाइन हो गई है, मीन्स कि अब खतरा है कि ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, तो उनको इंडेंजर्ड में रखा जाता है कि अब इन पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बस कुछ ही जो मान लो कि 250 हो गया, मतलब इतना ही उनकी जो पॉपुलेशन है बची हुई है। जैसे मान लो टाइगर, एक टाइम पे मान लो कि 50,000 से भी ज़्यादा उनकी जनसंख्या हुई करती थी, बट फिर जैसे जैसे पोचिंग होना स्टार्ट हुआ बस 1800 ही बच गया। तब 1800 बहुत ही कम संख्या है, अगर इसको सेफगार्ड नहीं किया गया तो फ्यूचर में वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, मीन्स कि एक भी ना बचे। तो उस स्पेसीज़ को हम बोलते हैं इंडेंजर, और जो इंडेंजर स्पेसीज़ होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि उनकी मतलब पॉपुलेशन को कैसे बढ़ाया जाए, उनके पोचिंग को कैसे रोका जाए। तो एक्शन की बात करें तो वही बैन हंटिंग, तो वही यहाँ पे हंटिंग बैन है अब, कि अब तुम जाके किसी को भी जंगल से कोई भी जानवर को मार नहीं सकते हो। अगर तुम जंगल में जाके ऐसे ही किसी जानवर को मारते हो तो तुम्हें जेल भी हो सकता है। लीगल प्रोटेक्शन यहाँ प्रोवाइड की गई है हैबिटेट को, मीन्स कि अब ट्रीज़ वगैरह को भी ऐसे ही तुम कट नहीं कर सकते हो। एंड रेस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ट्रेड, रिस्ट्रिक्टेड वाइल्ड लाइफ ट्रेड, अब जो ये ट्रेड भी है ना उसको रेगुलेट किया जा रहा है। मीन्स कि अब ऐसे ही तुम बस कि उसकी स्किन वगैरह के लिए ट्रेड नहीं कर सकते हो,
उस पे भी रिस्ट्रिक्शन है। बट कुछ चीज़ जैसे हो गया रिसर्च वगैरह हो गया या फिर जू वगैरह हो गया या फिर मान लो कि उनका रिप्रोडक्शन करना हो गया, तो इस वे में तुम उनका ट्रेड कर सकते हो, बट और चीज़ों में तुम उनका ट्रेड नहीं कर सकते हो। इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्ट करना, मीन्स कि रेगुलेट करना। अब तुमको परमिशन लेना पड़ेगा इसके लिए, बिना परमिशन के तुम नहीं कर सकते हो उनका ट्रेड। और क्या काम है कि इस्टेब्लिश करना प्रोटेक्टेड एरिया सच एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। तो ये जगह है जहाँ पे एक तरीके से जो जानवर है उनको प्रोटेक्टेड रखा जाता है। तो ये दोनों में अंतर क्या है? तो ये दोनों में थोड़ा मोड़ा अंतर है कि वाइल्ड लाइफ जैसे सेंचुरीज हो गया, देखा जाए तो एक पार्टिकुलर एनिमल्स हो गए या कुछ एनिमल और उनसे रिलेटेड जो हैबिटेट होता है ना, उसको प्रोटेक्ट करना। और नेशनल पार्क क्या होता है कि एक पूरा जो वास्ट इकोसिस्टम होता है ना, इकोसिस्टम में तो सब चीज़ आ जाता है, ट्रीज हो गए, वाटर हो गए, सारे वहाँ के जानवर हो गए, बर्ड्स हो गए, तो उसको बोलते हैं नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ना ये जो थोड़ा मोड़ा ह्यूमन का एक्टिविटीज़ होता है ना वो मतलब कर सकते हैं, मतलब वहाँ का फॉरेस्ट वगैरह यूज़ करना, ये चीज़ें होती है। बट नेशनल पार्क क्या होता है, कोई ह्यूमन जो है ना इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, मतलब टोटली रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। यहाँ के मतलब रूल एंड रेगुलेशन जो होते हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क में ये डिफरेंस याद रखना कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है जो कि मान लो कोई पार्टिकुलर एनिमल जैसे हो गया कहीं पे रह रहा है, कोई मान लो चलो विलेज है, विलेज में जैसे कि विलेज कभी कभी जंगल साइड में भी होते हैं, तो मान लो वहाँ पे एलिफेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब तो एलिफेंट को ही बचाना है और ये जो विलेज है कुछ मान लो प्रोडक्ट्स लेते हैं इस जंगल से, तो उनका भी देखना है, तो फिर इसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर देंगे। जिससे क्या होगा कि तुम अब इनका जो हैबिटेट है और जो एनुअल एलिफेंट है एक तरीके से उनको भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि कुछ तो रूल एंड रेगुलेशन होगा ही होगा। एंड देन की ये जो विलेज है, मान लो यहाँ से अगर फॉरेस्ट से कुछ लेना है, मान लो फार्मिंग वगैरह करना है, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये हो जाता है इस तरीके से जो प्रोटेक्शन होता है उसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और नेशनल पार्क क्या होता है कि एक टोटली जो इकोसिस्टम है वो बस सिर्फ और सिर्फ जानवरों के लिए है और एक वास्ट एरिया में होता है, जिसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउ नहीं होता है। एक्टिविटीज़, कोई भी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ जो होती है अलाउ नहीं होता है। तो बस इतना याद रखना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्टिकुलर जो मान लो एनिमल्स होता है उनके लिए होता है, उनके हैबिटेट के लिए होता है, और यहाँ पे ह्यूमन का इंटरफेरेंस थोड़ा मोड़ा अलाउ होता है। बट नेशनल पार्क जो होता है ये पूरा एक इकोसिस्टम को कंजर्व करता है और यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस जो होता है वो अलाउ नहीं होता है। तो ये एक्ट के अकॉर्डिंग ये भी होता है कि इस्टेब्लिश करे प्रोटेक्टेड एरिया। फिर प्रोटेक्टेड एनिमल हो गए जैसे टाइगर, ये सारे जो हैं इंडेंजर स्पीसीज बोल सकते हो। इनके अकॉर्डिंग ये जो स्पीसीज है, एनिमल है, बहुत सारे इनके प्रोटेक्शन के लिए प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे प्रोजेक्ट टाइगर, फिर जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया। तो ये प्रोजेक्ट क्यों चलाए जाते हैं? क्योंकि इनकी संख्या बहुत ही कम होती है, तो इनका संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक इन पे विशेष ध्यान देना, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, इनका जो पॉपुलेशन है उसका सर्वे करते रहना, उनको मॉनिटर करना, ये सारी चीज़ें करना होता है, जिसके लिए ये लोग प्रोजेक्ट चलाते हैं। तो आगे हम देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। तो अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर की। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो स्टार्ट किया गया था 1973 में एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर वाइल्ड लाइफ कैंपेजन। तो क्या हुआ था कि टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो फेल हो गई थी, मीन्स की डिक्लाइन हो गई थी फ्रॉम 55,000 टू जस्ट 1827, मतलब बस कि 1827 जो है वो बच गया था, जो कि बहुत ही खराब परिस्थिति थी। मीन्स कि बस इतना ही टाइगर, अगर इस पे भी ध्यान नहीं दिया गया तो ये तुरंत ख़त्म हो सकते थे, इनकी पॉपुलेशन पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती। तो इसलिए लाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। तो इतना ज़्यादा डिक्लाइन कैसे हुआ? तो क्या हुआ कि टाइगर का जो बोन हो गया, स्किन हो गया, उससे क्या होता था, मेडिसिन बनाया जाता था। और लोग तो इतने लालची होते हैं कि पैसे के लिए कुछ भी करेंगे।
और फिर से ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, जिससे कि उनका जो हैबिटेट एरिया था वो कम हो रहा था। फिर से डिप्लेशन हुआ, जो वो खाना जो खाते थे वो भी जो प्रे था उसका भी डिप्लेशन हो रहा था। फिर से पोचिंग जो इलीगल ट्रेड के लिए हो रहा था, इससे इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। तो इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत मीन्स जैसे कि ये इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उसको टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट करना, एंड देन की ये जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी हेल्प लेना, और ये जो टाइगर है उनको टाइम टाइम पे मॉनिटर करना। मीन्स कि इनका जो सर्वे है ना वो 4 ईयर पे किया जाता है। और इनके जो हैबिटेट हैं, एक तरीके से ये जहाँ रहते हैं उस चीज़ को सेफगार्ड करना, और बहुत सारे हैबिटेट हैं जो उनको एक प्रोटेक्टेड एरिया बनाना और डिक्लेयर करना टाइगर रिजर्व। तो इस तरीके से काम किया गया प्रोजेक्ट टाइगर में। और अभी देख सकते हैं, अगर लेटेस्ट अभी पॉपुलेशन देखें तो 3000 के लगभग है, मीन्स 3682 बोल सकते हो कि इतना है अभी। तो ऐसे ही प्रोजेक्ट्स बहुत सारे चलाए जाते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया। और इससे क्या होता है कि एक तरीके से उनकी हैबिटेट को सेफगार्ड करना और उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ाना। जैसे मान लो कि काफ़ी सारे ब्रीडिंग सेंटर भी बनाए जाते हैं, वहाँ पे उनके रिप्रोडक्शन किया जाता है, एंड देन की उनका जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज़ किया जाता है। और देख सकते हो कि काफ़ी सारे नोटेबल टाइगर रिजर्व उसको भी याद रख सकते हो, जैसे कॉर्बेट, सुंदरबन, बंधवगढ़, ये सारे हो गए। अब बात करेंगे हम इवोल्यूशन ऑफ कंजर्वेशन फोकस। तो ये क्या है इवोल्यूशन? तो पहले हमारा जो कंजर्वेशन फोकस था वो एक लार्ज एनिमल्स के इर्द गिर्द था, जैसे एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, वन हॉर्न राइनोसेरस हो गया। बट इस चीज़ में अब इवोल्यूशन लाया गया, इस चीज़ को शिफ्ट किया गया टुवर्ड्स बायोडाइवर्सिटी। मीन्स कि प्लांट्स हो गए, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। तो अब जो मॉडर्न प्रोजेक्ट है ना वो प्रोटेक्ट इंटायर इकोसिस्टम रेदर देन जस्ट एनिमल। तो इन्होंने अब अपना जो फोकस है उसको बस एक पर्टिकुलर जो एनिमल से था उसको हटा के एक इंटायर इकोसिस्टम में शिफ्ट किया, क्योंकि ये जो पूरा इकोसिस्टम है ना वो एक रोल प्ले करता है ये हमारे एनिमल के कंजर्वेशन के लिए। जैसे मान लो टाइगर है, टाइगर जहाँ रहता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके हैबिटेट को भी प्रोटेक्ट करना। फिर जिस चीज़ को ये खाता है, लाइक डियर को खाता है, तो डियर को भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड देन फिर जो ये वाटर पीता है वो चीज़ भी होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों को भी एक इंटायर जो इकोसिस्टम इसको सपोर्ट करता है उस चीज़ को भी तो सेफगार्ड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए कंजर्वेशन में इवोल्यूशन को लाया गया, एंड देन की अमेंडमेंट किया गया 1980 एंड 1986 में। एंड ऐड किया गया बटरफ्लाइज हो गया, मोथ हो गया, बेटल हो गया, ड्रैगन फ्लाई हो गया। ये सारी चीज़ें जो है उनको एक तरीके से इंक्लूड किया गया प्रोटेक्टेड लिस्ट में। तो क्यों ये सारी चीज़ को, क्यों भाई इनको क्यों प्रोटेक्ट करना है? तो अब देखो बटरफ्लाइज जो है वो क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। अब ये पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है ट्रीज जो है हमारे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, सीड जनरेट करते हैं, ठीक है, सीड जनरेट करते हैं तो फिर दूसरे ट्रीज एक तरीके से ग्रो होते हैं। तो अगर मान लो ये बटरफ्लाइज है, ये मान लो टोटली मान लो है ही नहीं, डिक्लाइन हो गए, ख़त्म हो गए, तो ये पॉलिनेशन कैसे होगा? एंड देन की जो दूसरे सीड्स वगैरह कैसे जनरेट हो गए? तो इस तरीके से तो देखा जाए तो ट्रीज़ हमारे डिक्लाइन हो जाएंगे। एंड अगर मान लो ये ट्रीज़ डिक्लाइन हो गए तो ये जो डियर है उनके पास भी खाने के लिए ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं। ये मान लो ये जो फॉरेस्ट देखते हो, ये जंगल देखते हो, यहाँ पे जो इतने सारे ट्रीज़ ग्रो होते हैं खुद ब खुद, कैसे होते हैं? पॉलिनेशन से ही तो होते हैं। तो फिर अगर इन फिर वो जो ग्रो हो रहा है इतना ज़्यादा वास्ट एरिया में, वो ट्रीज़ है नहीं रहेगा, डियर क्या खाएंगे? कुछ नहीं खा पाएंगे, ठीक है। तो डियर की फिर जनसंख्या डिक्लाइन होगी, डियर की जनसंख्या डिक्लाइन होगी तो फिर टाइगर जो डियर पर डिपेंड है उसकी संख्या डिक्लाइन होगी। तो एक तरीके से ये सारी चीज़ों को भी सेफ गार्ड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए 1980 एंड 1986 में अमेंडमेंट के द्वारा और चीज़ों को जो है वो इंक्लूड किया गया। फिर प्लांट जो है,
प्लांट एक तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लांट में मेडिसिन प्लांट भी होते हैं जो तुम्हारे बहुत सारी बीमारियों को ठीक करते हैं। बट अब क्या इंसान जो है वही पागलों की तरह इसकी कटाई करना एंड देन कुछ ग्रो तो करते नहीं है, बस नेचर से बेनिफिट लेना जानते हैं विदाउट ये सोचे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो वही क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा जो मेडिसिन प्लांट हो गया, ये सारे जो एक्सपेंसिव ट्रीज़ होते हैं, रोज़वुड वगैरह हो गया, सैंडलवुड हो गया, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा कटाई करना। तो उससे उनकी संख्या डिक्लाइन हो रही थी। मान लो अभी जो मेडिसिन प्लांट है एक बार डिक्लाइन हो गया तो फिर कहाँ से लेके आओगे? वो भी तो एक इम्पॉर्टेंट है ना, बैलेंस तरीके से कुछ चीज़ें करनी होती है। इसलिए उनको सेफगार्ड करने के लिए प्लांट को भी ऐड किया गया 1991 में। तो ये था इवोल्यूशन ऑफ कंजर्वेशन फोकस। मतलब ये याद रखना कि पार्टिकुलर पहले बस एनिमल्स वगैरह को सेफगार्ड किया गया था, अब जो है कि इंटायर इकोसिस्टम की तरफ जो कदम है शिफ्ट हो रहे हैं। अब धीरे धीरे बटरफ्लाइज हो गया, प्लांट हो गया, उस चीज़ को ऐड किया गया और आगे भी हो सके तो और भी कुछ चीज़ों को ऐड किया जाए। तो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट टाइप। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो फॉरेस्ट है ना, इसको डिफरेंट डिफरेंट भागों में बांटा गया है। क्यों? क्योंकि इसका जो लीगल स्टेटस है एंड देन जो इसका गवर्नमेंट मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये रिजर्व फॉरेस्ट क्या है? तो फर्स्ट ये जान लो कि ये कितने भाग, मतलब कितना परसेंट है। तो 50% इंडिया टोटल फॉरेस्ट लैंड जो आता है किसके अंदर? रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है एंड देन की मोस्ट वैल्यूएबल फॉर कंजर्विंग टिम्बर एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है ना, यहाँ के जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि ये कंजर्व करता है टिम्बर और जो हमारे वाइल्ड लाइफ है उसका जो हैबिटेट है। और ये टिम्बर में जैसे आ जाता है कि इम्पॉर्टेंट जैसे ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, तो अगर उसको कट कर दोगे, जैसे मान लो सैंडलवुड हो गया, मेडिसिन प्लांट हो गए, उसका अननेसेसरी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड वे में कट होता है, तो फिर वो आगे जनरेशन के लिए बचेगा नहीं। तो वो सबका बहुत ही स्ट्रिक्टली कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे ये हमारे वाइल्ड लाइफ हो गए, ठीक है, तो इनका जो हैबिटेट है अगर वो नहीं रहेगा तो ये वाइल्ड लाइफ नहीं रहेंगे, नहीं बचेंगे। एंड देन इनका जो ट्रेड होता है उसको बचाने के लिए कुछ जो फॉरेस्ट होते हैं ना, वो वहाँ के जो रूल होते हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। मीन्स कि वहाँ पे कुछ भी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होता है ना, टोटली प्रोहिबिटेड होता है। मीन्स तुम वहाँ पे नहीं जा सकते हो बिना परमिशन के। तो उसको क्या हम बोलते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट। याद रखना, रिजर्व फॉरेस्ट जो होता है, यहाँ का जो रूल होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है और यहाँ पे बिना परमिशन के तुम कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हो, चाहे वो ग्रेजिंग ही क्यों ना हो या फिर टिम्बर कलेक्शन ही क्यों ना हो, ये कुछ भी तुम बिना परमिशन के नहीं कर सकते हो। ये हाईली रिस्ट्रिक्टेड होता है। एंड देन कि अगर गवर्नमेंट से परमिशन लेते हो तो कुछ कर सकते हो। और ये टोटल लैंड का कितना है? तो 50%। और ये वाला लाइन याद रखना कि मोस्ट वैल्यूएबल फॉर कंजर्विंग टिम्बर एंड वाइल्ड लाइफ। अब सेकेंड आ जाता है हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो यह प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन सा है? तो जैसे रिजर्व फॉरेस्ट में तुमने देखा ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बट ये जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है यहाँ के जो रूल एंड रेगुलेशन है ना, यहाँ के थोड़े से मीन्स कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ है। जैसे ग्रेजिंग का काम हो गया, टिम्बर कलेक्शन हो गया, ये जो छोटे मोटे काम है, जिससे कि मान लो कि ये जो फॉरेस्ट है उसको ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, बट वहाँ की जो कम्युनिटी है वो अपना लाइवलीहुड जो है वो चला पा रहे हैं, तो उतना तक उन्हें थोड़ा सा ईज़ दिया जाता है। तो वो फॉरेस्ट क्या होता है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अगर इसकी बात करें तो ये कितना है? 33% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया का। और स्ट्रिक्टली गार्डेड अगेंस्ट एनी फर्दर इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड डिप्लेशन। मीन्स कि ये क्यों गार्ड किया गया है? कि जो इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन है एंड देन डिप्लेशन है उसको रोका जा सके। तो याद रखना कि रिजर्व बहुत ज़्यादा है, स्ट्रिक्टली कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं है। एंड इनकी जो ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे एक तरीके से जो कम्युनिटी है वो थोड़ा मोड़ा जैसे ग्रेजिंग हो गया, कुछ कलेक्शन में इसके कुछ उन्हें राइट्स दिए जाते हैं, मीन्स इंटरफेरेंस वो कर सकते हैं। बट ये जो बड़े बड़े पेड़ कटिंग हो गया, इनक्रोचमेंट हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो प्रोहिबिटेड होती है। तो अब बोला जाएगा कि क्यों
ये प्रोटेक्टेड एरिया में क्यों डिवाइड किया गया है, इसमें भी रूल एंड रेगुलेशन है, इसमें भी। तो यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन थोड़े से ईज़ है, क्योंकि देखो कम्युनिटी भी है जो कि फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते हैं। अगर सबको हम रिजर्व फॉरेस्ट की तरह घोषित कर देंगे तो उनका जो एक लाइवलीहुड चलता है, जो फॉरेस्ट पे वो डिपेंड होते हैं, वो कैसे फुलफिल होगा। इसलिए एक एरिया जो रखा गया वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मीन्स की जो कम्युनिटीज़ है वो अपना भी काम कर पाएंगे एंड देन साथ ही साथ हमारा फॉरेस्ट का कंजर्वेशन भी होगा। थर्ड आ जाता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो ये पार्ट की बात करें तो ये उतना ज़्यादा इस पे रूल एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं। एंड देन कि अगर इसके ऑनर की बात करें तो ये गवर्नमेंट हो गया या फिर प्राइवेट कम्युनिटीज़ होती है, वो भी एक तरीके से इसको गार्ड करते हैं। मीन्स मान लो जैसे कोई कम्युनिटी है जिसका लैंड है तो वहाँ पे उनके रूल एंड रेगुलेशन चलते हैं। कोई प्राइवेट कम्युनिटीज़ हो गई या फिर गवर्नमेंट हो गया तो उनके रूल एंड रेगुलेशन चलते हैं। तो ये बोल सकते हो कि ये टोटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर नहीं होता है। इसके जो अथॉरिटी होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं एंड देन की अपने एंड रूल एंड रेगुलेशन जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड देन कि यहाँ का जो एक तरीके से बोल सकते हो उतना ज़्यादा रूल्स भी नहीं होता है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक दिया जाता है मीन्स कि यहाँ पे कोई रूल्स नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा ईज़ होता है यहाँ पे। अब बात करते हैं हम फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये फर्स्ट पॉइंट आ जाता है परमानेंट फॉरेस्ट। तो ये परमानेंट फॉरेस्ट क्या होता है? तो दो चीज़ें याद रखना, रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होता है दोनों मिला के हम बोलते हैं परमानेंट फॉरेस्ट। क्यों परमानेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो दोनों फॉरेस्ट होता है ये काफ़ी ज़्यादा ही रिजर्व फॉरेस्ट है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन है। मीन्स कि ये जो एरिया है ना इसको तुम ईजिली कैप्चर नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ बिल्डिंग वगैरह इंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते हो, तो रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं परमानेंट फॉरेस्ट। अभी यही बात किया गया है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो जैसे मध्य प्रदेश हो गया, होल्ड द लार्जेस्ट परमानेंट फॉरेस्ट कवर मेकिंग अप 25% ऑफ इस टोटल फॉरेस्ट एरिया। एंड देन की ये डिस्ट्रीब्यूशन याद रख सकते हो, बस ये याद रखें कि परमानेंट फॉरेस्ट मीन्स रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड। एंड देन कि इसको इजीली कोई कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग इंस्ट्रक्शन कटिंग वगैरह नहीं कर सकता, इसलिए इसको हम बोलते हैं परमानेंट फॉरेस्ट। फिर आ जाता है कि ये हाई रिजर्व फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लिया कि जिसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा ही रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, जो कि ह्यूमन इंटरफेरेंस जो होता है टोटली रिस्ट्रिक्शन होता है। विदाउट परमिशन तुम उसमें नहीं घुस सकते, टिम्बर भी कलेक्ट नहीं कर सकते, ग्रेजिंग भी नहीं कर सकते हो। तो ये जो हाई रिजर्व फॉरेस्ट होता है वो कहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल में पाया जाता है? तो वो आ जाता है तुम्हारा जम्मू कश्मीर हो गया, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, ये सारे कुछ एरियाज़ हैं जिसके नाम तुम याद रख सकते हो। फिर आ जाता है हाई प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में हमने पढ़ा कि जहाँ पे जो कुछ ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ है वहाँ पे ग्रेजिंग हो गया या फिर कुछ टिम्बर कलेक्शन हो गया, तो कुछ जो एक्टिविटीज़ होती है ह्यूमन की उस पर उतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, मीन्स कि वो अलाउड होता है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? जैसे बिहार, हरियाणा, पंजाब, ये सारे एरिया हो गए। तब आप बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। अब हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन इनिशिएटिव। इसका मतलब क्या है कि कम्युनिटी खुद से इनिशिएटिव लेती है ये जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, इनके कंजर्वेशन के लिए, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट पे डिपेंड रहती है। तो ये जो कम्युनिटी होती है, मान लो कि बहुत सारे ट्राइबल्स होते हैं, बहुत सारे विलेज होते हैं जो कि फॉरेस्ट के नज़दीक होते हैं एंड देन कि वो काफ़ी तरीके से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से जुड़े होते हैं। एक तो उनका जो मान लो कि ग्रेजिंग हो गया या फिर बहुत सारे टिम्बर वगैरह होते हैं, चीज़ें वहाँ से कलेक्ट करते हैं, उससे चीज़ें बनाते हैं एंड देन बेचते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा जुड़े होते हैं एक तरीके से बोल सकते हो फॉरेस्ट से। तो ये ना कि सिर्फ डिपेंड रहते हैं गवर्नमेंट पे, ये खुद से भी एक तरीके से अगर देखते हैं कि कुछ जंगल में गलत हो रहा है तो खुद से भी आवाज़ उठाना हो गया, कुछ रूल एंड रेगुलेशन ये करना हो गया, तो ये करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल देख सकते हो कि जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व हो गया, तो वहाँ पे इन्होंने फाइट किया था अगेंस्ट डिस्ट्रक्टिव माइनिंग एक्टिविटीज़ बाई सिटेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इन्होंने माइनिंग एक्टिविटीज़ के खिलाफ जो है वो फाइट करी।
कि और एक जैसे एग्जांपल हो गया अलवार डिस्ट्रिक्ट का। तो अलवार डिस्ट्रिक्ट में ना एक एरिया था, ठीक है, तो वो एरिया में बहुत सारे ट्रीज फॉरेस्ट थे और वाइल्ड लाइफ थे। तो गवर्नमेंट जैसे मान लो वो चीज़ को नहीं देखी एंड देन की मान लो कि उसको को सेंचुरीज वगैरह नहीं डिक्लेयर है, तो लोग वहाँ से पेड़ कटिंग वगैरह करेंगे। तो जैसे कम्युनिटी है और उनको लगता है कि वो जगह जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ है जिनको खतरा है। तो क्या हुआ कि अलवार डिस्ट्रिक्ट में ना लोगों ने एक जगह को कम्युनिटी मतलब कि प्रोटेक्टेड एरिया में रखा एंड देन उसको घोषित कर दिया एंड वहाँ पे अपने रूल एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट किए और जो माइनिंग हो गया, पेड़ कटिंग हो गया, उस चीज़ को बंद किया। सम टाइम ये क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं गवर्नमेंट रूल्स। ऑफ कोर्स क्या होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बिल्डिंग हो गया एंड देन कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड कर देते हैं माइनिंग वाइनिंग के लिए। तो ये जो होते हैं उस टाइम पे उस चीज़ को रिजेक्ट भी करते हैं और रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि सही में वो चीज़ सही तो नहीं है। लालच में अगर इंसान अगर वहाँ बिल्डिंग कर भी रहा है बट वो फॉरेस्ट जो है, वहाँ के वाइल्ड लाइफ है, उन बेचारों के लिए तो सही नहीं है। तो इसलिए ये जो कम्युनिटी है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि ये एक तरीके से बोल सकते हो कि सही में जुड़े होते हैं। इनके लिए वो एक रोजी-रोटी बोल लो या फिर जो भी बोल लो, इमोशनली भी कनेक्टेड होते हैं, वो देख पाते हैं एंड देन की रजिस्ट करते हैं। तो ये होता है कम्युनिटी लेड कंज़र्वेशन इनिशिएटिव में, कि कम्युनिटी खुद से जुड़ के किसी चीज़ के प्रति क्या करे, आंदोलन करे, ठीक है। तो अब कुछ एग्जाम्पल दिया गया है जो मूवमेंट कम्युनिटी के द्वारा की गई है। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा चिपको मूवमेंट, जो कि पता है सबको उत्तराखंड में हुआ था 1973 में, टुक प्लेस इन हिमालय साइड। तो क्या हो रहा था कि जो हिमालय रीजन है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, लोग पेड़ कट कर रहे थे। तब जो यहाँ के ट्राइबल्स लोग हैं शायद उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अब कॉस वाइल्ड लाइफ वगैरह बेचारे, फॉरेस्ट जो है वो कट हो रहे हैं। तो इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होना भी सही नहीं है, एक लिमिट में सब कुछ करना चाहिए। तो यहाँ के लोगों ने क्या किया ना कि ये जो पेड़ था ना उसको हक करके खड़े हो गए, मीन्स कि आंदोलन किया कि नहीं, इतना पेड़ नहीं कटेगा। तो फिर इस चीज़ को देखते हुए लोगों ने जो है ठीक है, देखा कि नहीं सही बात है। तो उसके बाद डिफॉरेस्टेशन के प्रति एक लोगों का नज़रिया गया, पॉलिसीज़ वगैरह बने एंड देन की वर्ल्ड में एक अवेयरनेस आई, लोगों के बीच एक अवेयरनेस आई कि फॉरेस्ट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एंड देन फिर पॉलिसीज़ वगैरह इनकरेज हुए, बने। तो ये था चिपको मूवमेंट, किसके खिलाफ था, डिफॉरेस्टेशन। एंड देन इसमें क्या हुआ था, लोगों ने डिफॉरेस्टेशन के प्रति आवाज़ उठाया था एंड देन इसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ, तो इसका इन्फ्लुएंस ये हुआ कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के प्रति लोगों का अवेयरनेस बढ़ा, फॉरेस्ट सस्टेनेबल फॉरेस्ट कटिंग के तरफ एक नज़रिया बढ़ा। सेकेंड आ जाता है हमारा बीज बचाओ आंदोलन। तो ये बीज बचाओ आंदोलन क्या है, तो ये जो हमारे ट्रेडिशनल सीड होते हैं उस चीज़ को बचाना एंड देन की फर्टिलाइजर से, केमिकल से एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्टिंग। तो पता ही है आजकल लोग बहुत ज़्यादा हाइब्रिड सीड यूज़ करते हैं, मीन्स केमिकली जो बना होता है। तो ये जो हाइब्रिड सीड होते हैं ना, एक बार यूज़ करने के बाद तुम इसे दोबारा यूज़ नहीं कर पाओगे। तो एक तरीके से फार्मर के लिए ये बर्डन क्रिएट करता है कि हर साल तुम्हें सीड रिप्लेस करना पड़ेगा। बट इंडिजीनियस जो सीड होता है इसमें इतना जल्दी नहीं चेंज करना पड़ता है। तो फिर इसलिए ये आंदोलन लाया गया कि नहीं, अब जो है ये जो केमिकल्स है, फर्टिलाइज़र हो गया, हाइब्रिड सीड हो गया, उस पे डिपेंड ना रह के हम जो पहले ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग करते थे, मीन्स कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे, जैसे कि मान लो कि अर्थ वॉर्म हो गया तो वो सॉइल को खरोचता था, मीन्स ऊपर से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था। जैसे मान लो पल्सेस वगैरह हो गए, उस चीज़ को लगाना तो उनके जड़ों में नाइट्रोजन होता है, तो वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, सॉइल की उर्वरता जो है वो फिर से लाते हैं। तो ये सब होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें तुम केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हो, नेचुरल वे में फार्मिंग कर रहे हो। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था, मान लो केमिकल फार्मिंग इंसान कर रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो केमिकल फार्मिंग से क्या होता है ना कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है ना जल्दी लॉस्ट होती है, ख़त्म होती है। फिर जो तुम्हारा सॉइल है वो डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तुम उस पर ज़्यादातर फिर फार्मिंग नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये आंदोलन था कि ये जो हाइब्रिड सीड है ना उससे दूर हटो एंड देन की जो हमारा ट्रेडिशनल इंडिजीनियस सीड है उस चीज़ को कंजर्व करो, क्योंकि अगर ये हाइब्रिड सीड आ गया तो एक तरीके से जो ये इंडिजीनियस सीड है ना वो ख़त्म ही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कि जो फर्टिलाइज़र केमिकल यूज़ करते हैं उसके जगह पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करना। तो ये था बीज बचाओ आंदोलन।
और चिपको आंदोलन अबाउट मूवमेंट अबाउट डिफॉरेस्टेशन। बात करने वाले हैं सेक्रेड ग्रुप। तो ये सेक्रेड ग्रुप क्या होता है? तो कुछ जो ट्रीज होते हैं ना, लोगों के रिलीजियस बिलीफ से जुड़े होते हैं, उसको हम बोलते हैं सेक्रेड ग्रुप। मीन्स कि तुम इसको कट नहीं कर सकते हो, ये प्रिजर्व होते हैं इनके ओरिजिनल फॉर्म में। जैसे मान लो समटाइम तुम देखते होगे पीपल का ट्री जिस पे लोग धागा बांधते हैं, ठीक है, तो एक तरीके से वो उनके रिलीजियस बिलीफ से जुड़े होते हैं। वो अगर मान लो घर में जम जाता है तो लोग उसको कट भी नहीं करते। जैसे तुलसी का पौधा हो गया, ये सारी चीज़ें जो हो गए, क्या होता है कि ट्रीज हो गए, कुछ मान लो जानवर हो गए जैसे मंकी, एक तरीके से हनुमान भगवान का रूप माना जाता है। तो इस तरीके से कुछ एनिमल होते हैं, ट्रीज होते हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है एनिमल्स एंड ये जो ट्रीज़ हैं उनके कंजर्वेशन का। क्या होता है कि मान लो जैसे ट्राइबल लोग होते हैं ना, उनका कुछ एरिया होता है, जब मान लो कि उनका भगवान जी बने होते हैं, तो उसके जो आसपास के जो ट्रीज़ होते हैं, वो जो एरिया होता है ना, वो अल्सो इंक्लूड होता है उनके हैबिट, उनके रिलेटेड, उनके डीटी से रिलेटेड होता है। तो मीन्स उस चीज़ को तुम कट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। तो इस तरीके से क्या होता है, जो वाइल्ड लाइफ है एंड देन की जो ट्रीज़ हैं, जो फॉरेस्ट है, वो कंजर्व होते हैं। तो क्या होता है इसमें, कल्चरल वर्कशीट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो स्पेसिफिक ट्री जो होता है वो प्रोटेक्टेड होता है। जैसे मान लो कि एग्जांपल दिया गया है कि मुंडा एंड संथाल्स जो होते हैं ना, वो महुआ एक कदम्बा जो ट्री है उसका जो ये वर्कशिप करते हैं, इनके कल्चर से ये जुड़ा होता है। ट्राइबल जैसे ओडिशा एंड बिहार में, जैसे मान लो मैंगो ट्री हो गया, तो मैंगो ट्री ना बहुत सारे फेस्टिवल में यूज़ होता है, पूजा पाठ में यूज़ होता है, शादी वगैरह वेडिंग के समय में मैंगो ट्रीज जो होता है उसके पत्ते लोग यूज़ करते हैं। पीपल हो गया एंड बनियान ट्री हो गया, सबको पता है कि इसका लोग एक तरीके से सेक्रेड ट्री मानते हैं एंड देन पूजा भी करते हैं। और अगर एनिमल की बात करें, जैसे लंगूर कुछ जगहों पे नियर टेम्पल आर फेड डेली एंड ट्रीटेड एज टेम्पल डिवोटीज। और जैसे बिश्नोई एक विलेज है राजस्थान में, तो वो जो ब्लैक बग है उसको एक तरीके से डीटी का रूप ही मानते हैं। तो इस तरीके से स्केट ग्रुप हो गया, नेचर वर्कशिप से हम क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, उसका कंजर्वेशन करते हैं। अब बात करेंगे हम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, क्या है क्या ये? तो जॉइंट पहले पता चला कि जॉइंट मतलब इसमें दो लोग मिले हुए हैं, तो ऑफ कोर्स एंड देन सेकेंड क्या, मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट में जॉइंट तरीके से मैनेज करना। तो इसमें कौन कौन मिला हुआ है, किसके बीच है ये, तो गवर्नमेंट एंड जो ये कम्युनिटी है ना उसके बीच है ये। तो ये एक इनिशिएटिव लाया गया किस लिए, तो ये जो फॉरेस्ट है एंड एंड वाइल्ड लाइफ है इसके कंजर्वेशन के लिए। तो इसमें क्या होता है कि ये जो कम्युनिटी है ना, जैसे मान लो वो आसपास रहते हैं फॉरेस्ट के, तो फॉरेस्ट में जैसे आग लग गया, कुछ इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग वो एक तरीके से दे सकते हैं, गवर्नमेंट हो गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, उसको बता सकते हैं एंड देन सेफ गार्ड कर सकते हैं। एंड देन उसके बदले वो जो है कुछ हद तक, जैसे टिम्बर हो गया, ग्रेजिंग हो गया, वो फॉरेस्ट की जो यूज़फुल थिंग्स है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक इन दोनों के बीच में इनिशिएटिव है। तो ये बिगिन कब हुआ था, ये 1988 में, कहाँ पे, तो ओडिशा पास किया था फर्स्ट रिजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो इसका फंक्शन क्या है, रिलाइज ऑन लोकल विलेज इंस्टीट्यूशन टू अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मैनेज बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो जिस लैंड को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मैनेज करता है, उस पर कुछ भी होता है, कुछ डिग्रेडेशन होता है, तो वो चीज़ों के बारे में वो बता सकता है, प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो कर सकता है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, तो बेनिफिट यही होगा, एक तो हमारा जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, वो बच पाएगा एंड देन सेकेंड की कम्युनिटी जो है उन्हें भी कुछ बेनिफिट मिलेगा। मान लो ग्रेजिंग हो गया, टिम्बर कलेक्शन हो गया, वो सारे काम कर पाएंगे। तो जैसे मान लो एक कम्युनिटी है, वो आसपास रहते हैं फॉरेस्ट के, तो उनको ज़्यादा नॉलेज भी है, तो दोनों तरीके से फ़ायदा होगा। तो याद रखना जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है, तो इसमें दोनों गवर्नमेंट एंड जो हमारी कम्युनिटी है मिल के सेफ गार्ड करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का। तो ये जो चैप्टर है ये आज होता है ख़त्म एंड देन कि अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।